हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। कृषि कानूनों, निकिता हत्याकांड और शराब मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे, तीखे सवाल पूछे, तो सरकार ने भी एक एक कर विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान बार बार सदन भी स्थगित किया गया। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि सदन में किस तरह की गहमा गहमी आज देखने को मिली। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा। सत्र में कृषि कानूनों का मुद्दा गरमाया रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि कानूनों पर संकल्प प्रस्ताव विधानसभा के पटल पर रखा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। भारत सरकार ने संसद द्वारा पारित 3 अधिनियमों नामतः कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, किसान सशक्तिकरण तथा संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को 27 सितंबर 2020 को अधिसूचित किया है। पहले अधिनियम का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज किसी भी व्यक्ति को कहीं भी और अपने मनपसंद मूल्य पर बेचने का विकल्प उपलब्ध करवाना है। दूसरे अधिनियम का उद्देश्य किसान को उस समय सुरक्षा प्रदान करना है जब वह अपनी फसल को बेचने के लिए कोई अनुबंध करता है। तीसरा अधिनियम कृषि विपणन को सरल करता है और केवल असाधारण परिस्थितियों में भंडारण सीमा को लागू करता है। ये अधिनियम किसानों को अधिक सशक्त बनाएंगे और कृषि ढांचा मजबूत होने के साथ साथ किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। हरियाणा राज्य कृषि विकास में देश में अग्रणी है, इसलिए ये सुधार हरियाणा के किसानों के लिए बड़े अच्छे परिणाम लाएंगे। सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए सरकार किसानों को पुनः आश्वस्त करती है कि मंडी प्रक्रिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर फसलों की खरीद सुनिश्चित रहेगी। इन अधिनियमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ये ऐतिहासिक सुधार करने के लिए यह सदन भारत सरकार का धन्यवाद करता है। जिसके बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षियों ने भी सदन में कृषि कानूनों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, जिसके बाद सरकार और विपक्ष में वाद विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने जहां कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए कहा कि कृषि बिल पर विपक्ष बताए कि कैसे किसान विरोध में है। सरकार बताएगी कि कृषि बिल कैसे किसान के हित में है। आज तक किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं हुआ। जब तक खुल करके बात करेंगे नहीं, वो बात विपक्ष ठीक है, सत्ता पक्ष ठीक है, सब लोग बात बोलना चाहेंगे। और आपको कल भी कहा था, आप चाहे सारी रात रखो, आज रात के 12 बजे तक कंटिन्यू करो, कल सवेरे तक, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बोलो किसानों के मुद्दे के ऊपर। कोई अमेंडमेंट लिख करके दी नहीं है अभी तक। एट प्रेजेंट अभी तक इतिहास की पहली घटना है या जब विपक्ष चर्चा करने से जवाब दे रहा हो। पहली इतिहास की घटना होगी आज तक। लिखित में तो आप लाओगे, लिखित में आप लाओगे, तो इसलिए उसके ऊपर एक विपक्ष का एक सत्ता पक्ष का आप तय कर लो कितने लोग बुलवाने हैं। बात सुन रहा, आप अपने तर्क रखोगे कैसे ये किसान के खिलाफ है, हम बताएंगे कैसे किसान के हित में है। अब पूरा हरियाणा सुन रहा है इस बात को। कृषि बिल पर सिर्फ कांग्रेस ने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, बल्कि इनेलो से विधायक अभय चौटाला ने भी कृषि बिलों को लेकर सवाल दागे। विधायक अभय चौटाला ने पूछा कि पहले किसानों को अपने समर्थन में लेना चाहिए था, उसके बाद कानून लाने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने किसानों को समर्थन में लेना क्यों जरूरी नहीं समझा। कृषि कानूनों को लेकर बार बार सदन स्थगित भी किया गया। सदन में कई और मुद्दों पर भी बहस और चर्चा हुई। सत्र के दूसरे दिन शराब घोटाले का मामला भी छाया रहा। मामले को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस के अलावा इनेलो ने सरकार के सामने कई सवाल रखे। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने शराब घोटाले की जांच के लिए बनाई गई टीम पर सवाल उठाए। वहीं अभय चौटाला ने भी शराब घोटाले की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इन सभी सवालों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि वो घोटाले की जांच और रिपोर्ट तैयार करने वाले अधिकारियों के काम से काफी संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की निष्पक्ष जांच की वजह से ही उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है जो आज तक बचते आ रहे थे। मामला जो है
शराब के घोटाले से जुड़ा हुआ है और ये शराब घोटाला कब हुआ, आपने उस पीरियड को छोड़ दिया। आपने जो इसमें दिया है कि इसकी जांच कब से कब होगी, उस जांच का दायरा भी आपने छोटा कर दिया। इनकी तो पूरी तरह से नीयत तो ये थी कि एसआईटी गठित करी जाती, लेकिन जो है एसआईटी से निकाल कर एसईटी कर दिया गया और उसी के अंदर भी जो दायरा बना वो भी पूरा जो है पूरी तरह से उसको भी आगे नहीं कर पाए। सो माय सिंपैथीज आर विद मिस्टर विज कंप्लीटली। हमने इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए जहां स्टेट विजिलेंस को दिया है, वहीं पर जिन पुलिस के कर्मचारियों ने या एक्साइज के कर्मचारियों ने कोताही बरती है, जहां उनकी संलिप्तता है, जहां उन्होंने अपने दायित्व का पूर्ण निर्वाह नहीं किया है, उसके लिए भी मैंने होम डिपार्टमेंट में एडीजीपी कला रामचंद्रन की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई और अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय उस समिति ने अपना काम करना शुरू किया है और ये उनके काम करने का ही नतीजा है कि एक डिस्टिलरी का मालिक अशोक जैन, जिसको आज तक कोई हाथ नहीं लगा सका था, जिसकी तरफ कोई देख नहीं सका था, उपाध्यक्ष महोदय, यह इस जांच का ही नतीजा है कि आज वो सलाखों के अंदर है। ये इस जांच का नतीजा और सरकार की गंभीरता को बताता है कि सरकार इस दिशा में पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस दिशा में काम करना चाहती है। तो वहीं इस दौरान निकिता हत्याकांड का मामला भी सदन में उठा, जिस पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और लव जिहाद के एंगल से देखते हुए प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। तो चिन्हित अपराध के कारण ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र दोषियों को जो भी उनकी सजा बनती है, जिसके वो उन्होंने जो कृत्य किया है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन इसके भविष्य के लिए सोचना जरूरी है कि आज निकिता इस जाल में फंसी, कल को हरियाणा की कोई और बेटी ना जले फंसे इसमें, और देखना यह भी जरूरी है कि ये किसी साजिश के तहत, संगठित योजना के तहत ये काम तो नहीं हो रहा। इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि लव जिहाद के बारे में हम हरियाणा में भी कानून लाएं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान जहां एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने के मकसद से पूरी तरह से तैयार होकर आया था, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आज का विषय क्या है? सत्र में संग्राम पर आइए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पैनल से मिलवाती हूं, योगेश कौशिक साहब हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। खालिद चहलका है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। खालिद साहब, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। सुखवंत सिंह, आपका भी स्वागत करती हूँ, आप प्रवक्ता इनेलो हैं। और एक मेहमान हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जी सीधे जुड़े हैं, लाइव जुड़े हैं, प्रवक्ता जेजेपी हैं। भारद्वाज जी, बहुत स्वागत है। एक एक करके मैं सभी के पास आऊंगी। कांग्रेस से शुरुआत करना चाहूंगी। कांग्रेस के पास मौका था आज। खालिद साहब, चर्चा के लिए भी कहा गया कि आप चाहते थे कि कृषि कानून पर वोटिंग करा ली जाए, लेकिन क्या गलत कह दिया स्पीकर साहब ने अगर ये कहा कि पहले आप डिस्कस कर लीजिए, चर्चा कीजिए और उसके बाद हम वोटिंग करा लेंगे? आप लोग क्यों नहीं राजी हुए? ये जो कृषि के ऊपर जो कानून बनाए गए, पहले आप ये देखिए कि बनाए कैसे गए। ठीक है। क्या संसद में कोई इनके ऊपर चर्चा की गई? क्या संसद में इनके ऊपर कोई वोटिंग की गई, या फिर किसान संगठनों से कोई चर्चा की गई? जहां असली जगह थी चर्चा की, जहां असली जगह थी वोटिंग की, वहां तो आप भाग जाते हैं, किसी को नहीं पूछते हैं, अपना गुरूर घमंड का अहंग उनको दिखाते हैं। और जहां ना आपको गलत लगा ना, ये आप चाहते थे कि इस पे पहले चर्चा रायशुमारी होती फिर आता है ना?
चर्चा होनी चाहिए थी, किसान संगठनों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए था। बिल्कुल, आपको विपक्ष की गलत राय लगा ना? सुनिए सही, विपक्ष की साहब आप सुनिए, आपको गलत लगा ना? आप मेरी बात खत्म नहीं हाँ हुई, आप पहले मेरी बात खत्म नहीं हुई, आप इतने में अपनी बात मत कहिए। ये सारी चीज होनी चाहिए थी संसद में, कि चर्चा होनी चाहिए थी, वोटिंग होनी चाहिए थी। अगर उनके पास पूर्ण बहुमत है ना, विधानसभा में भी सरकारों मिलकर चला रहे जेजेपी के साथ, अगर उनके आज भी उनको वोटिंग में समस्या क्या थी? क्या उनको ये डर था? किसने मना किया था वोटिंग के लिए? वोटिंग ने मना, सरकार ने मना, बिल्कुल नहीं, सरकार ने मना किया, बिल्कुल नहीं। कहा कि डिस्कशन के बाद वोटिंग होगी। मैंने यहाँ एक एक मिनट सुना है। नहीं, मैंने एक एक मिनट सुना। आपके पास मौका था, आप डिस्कशन के बाद वोटिंग करा सकते थे, आपने नहीं कराया। सरकार ने क्या, इस सरकार के इसके पास कोई जवाब है कि यहाँ जो गुड़गांव के अंदर रजिस्ट्री में रेवेन्यू में जो चोरी हुई उसका क्या ये चर्चा जो आप यहाँ कर रहे हैं सदन के पटल पर क्यों नहीं सर? आपको अगर ये बुरा लगता है, एक सेकंड सर, मैं कांग्रेस की तरफ मैं आपसे नहीं, मैं भी सरकार से ये सवाल पूछ रही हूँ सर कि रायशुमारी के बाद लाते तो क्यों, क्या बिगड़ जाता? अगर आपको लगता है सर, अगर आपको लगता है, खालिद साहब मुझे एक लाइन खाली ऐड करने दीजिए, आप बोलिए, पूरे 5 मिनट बोलिए फिर, ठीक है? अगर आपको लगता है कि रायशुमारी के बाद अगर यही कानून आता तो बेहतर होता, तो आप वहां पे आप चर्चा चाहते थे, आपने सदन के पटल पर जो आपका अधिकार क्षेत्र है, जहां पर आपको बोलने का मौका मिल रहा था, क्यों नहीं बोले जनाब? आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर वोटिंग के बाद हो जाती चर्चा तो क्या दिक्कत थी? आप इसका जवाब, अगर वोटिंग के बाद भी अगर वोटिंग हो जाती, चलाएंगे सदन को या कांग्रेस चलाएगी? स्पीकर नहीं, भाजपा के स्पीकर चला रहे सदन को, भाजपा के स्पीकर चला रहे हैं सदन को, भाजपा के स्पीकर सदन को चला रहे हैं, और भाजपा की भाषा नहीं, और स्पीकर जो है किसी इंडिपेंडेंट या अलग से नहीं होता है। स्पीकर भाजपा का विधायक भी है, विधायक स्पीकर चला रहा है, वो भाजपा की आइडियोलॉजी के हिसाब से चला रहा है, तो उसको भी देखना चाहिए था। अगर वहां वोटिंग हुई, समस्या क्या थी? मतलब क्या वोटिंग होने में समस्या क्या थी? कांग्रेस की सरकार थी तो स्पीकर को फिर उसी लिहाज से देखा जाना चाहिए था। नहीं, क्यों नहीं? जो देश के लिए सबसे अहम मुद्दा है, देश के लिए सबसे अहम चीज है, अगर उस पर वोटिंग आप करा लेते हैं, उनका डर ये था कि इस पर अगर वोटिंग होगी, कहीं ऐसा ना हो हमारे और जो इनका एडिशनल जो इनका दल है, सुखवंत सिंह, वो अगर चर्चा के बाद वोटिंग हो जाती तो क्या दिक्कत थी? देखो अनामिका जी, हाँ, मैं खालिद भाई की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि स्पीकर साहब बिल्कुल एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह नजर आए। अब मैं ये बताता हूं कि इस सदन के माध्यम से किस प्रकार से प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है और किस प्रकार से सदन में झूठ बोल करके और सदन की गरिमा को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के माध्यम से, अरविंद भाई बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वो इस बात पर जवाब दें। कल जब रजिस्ट्री घोटाले की जब बात चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उठाई, तो उसके जवाब में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने उठ करके ये कहा, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह सवाल उठाया कि इस कोरोना काल में एनओसी के बिना क्यों रजिस्ट्रियां की गई, ये इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ, जब कोरोना में सब कुछ बंद था तो रजिस्ट्रियां क्यों हुई? तो उसको अपनी उस बात को जस्टिफाई करने के लिए उप मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, वो एक बड़ी हिस्टोरिकल सी चीज है और सबने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने उठ करके ये कहा कि क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है, और उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जिक्र किया, और उसकी वजह से हमें जो भी रजिस्ट्री लेकर के आएगा उसकी रजिस्ट्री करना हमारी मजबूरी हो जाएगी, ये दुष्यंत चौटाला जी ने कहा। आप वीडियो चला करके देख सकते हैं, अरविंद भाई ने भी देखा। ठीक है, हाँ। अब मैं ये कहता हूं कि ये झूठ बहुत बड़ा झूठ है। अनामिका जी, पहली बात तो अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है दुष्यंत चौटाला जी को, वो एलएलएम है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ली है, उनको ये पता होना चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट। दूसरी बात, जिस 44th अमेंडमेंट की वो बात करते हैं और इस प्रदेश की जनता को बरगलाने की बात करते हैं, वो 44th अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकालने के लिए था, ना कि उसको इंक्लूड करने के लिए। मेरे पास कॉपी है, आप देख सकते हैं। अरविंद भाई उस बात पे जवाब दो, किस प्रकार से जनता को मूर्ख बनाया गया है। और क्योंकि रजिस्ट्री के ऊपर उन्होंने इस सारी चीज को टेक्निकलिटी की तरफ मोड़ दिया कि लोगों को समझ में ना आए कि उनके जवाब को, और लोग उसमें उलझ जाएं कि उसमें वो है, क्योंकि बहुत कम लोग लीगल चीजों को समझ पाते हैं और इन झूठ को पकड़ पाते हैं। मैं चुनौती देता हूं अरविंद भाई को भी, और वो मेरी इस बात को, मेरी इस चुनौती को माननीय दुष्यंत चौटाला जी तक पहुंचाएं कि किसी भी सार्वजनिक मंच के ऊपर वो ये प्रूव कर दें कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है ना फंडामेंटल राइट अभी भी है। जवाब दें अनामिका जी। देखिए, इनेलो के जो प्रवक्ता हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो रजिस्ट्रियां कराने जो लोग आए हैं उनकी रजिस्ट्रियां हम ना करें। बात कोरोना समय की कर रहे हैं जिसमें रजिस्ट्रियों को खोल दिया गया था, उसकी कई वजह थी। एक तो बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस था, दूसरा क्योंकि जिसने जमीन खरीदी है या
और बहुत तरह की काम उसमें होते हैं डीड में, जिस तरह के जानकारी सदन में भी दुष्यंत जी ने दी थी, चाहे वो पावर ऑफ अटॉर्नी है या और जो पेरेंटल जो डीड्स बनती है वो है, वो सब लोगों को का अधिकार है, वो उन्हें दिया जाता है। इसमें ये कहना कि उस समय जो कोरोना काल में जो की गई उनमें करप्शन ही था या घोटाला था, ये तो महज एक अरविंद भाई मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। मेरा सवाल सिर्फ ये था। एक मिनट रुक जाइए, आपका पूरा भाषण मैंने सुन लिया, रुक जाइए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। इन्होंने अपनी बात शुरू करी, इनकी जो इनेलो का जो संस्कृति आज के समय में, इनका जो कल्चर जो संस्कृति है वो देखिए। ये कहते हैं सदन का कोई फायदा नहीं है, सदन में झूठ बोला जाता है, सदन की गरिमा गिर चुकी है। तो भाई साहब वहां के आप बताएं, फंडामेंटल राइट वाली बात पे आए। दुष्यंत चौटाला जी ने बोला कि नहीं बोला? नहीं, आपके नेता सदन में क्यों जाते हैं? फंडामेंटल राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट उन्होंने बोला कि नहीं बोला? लगाने जाते हैं क्या? अब 44th अमेंडमेंट का उन्होंने जिक्र किया कि नहीं किया? आप उस बात पे आइए कि उन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? आप इधर मत जाओ। काउंटर कर लिया, जवाब मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए भारद्वाज जी। आप एक और तो सदन का अपमान करते हैं, सदन की महिमा, सदन की जो गरिमा है उसका आपको कोई ख्याल नहीं है। आप सबसे पहले उसका अपमान करना शुरू कर देते हैं। फिर आपके नेता किस लिए जाते हैं भैया सदन में, जब आपको भरोसा ही नहीं है विधानसभा सदन का? क्या फ्री के पकौड़े खाने जाते हैं क्या आपके नेता? मेरा जवाब नहीं दे रहे, उसके लिए हाजिरी लगाने जाते हैं। आप भाषण दे रहे, मेरा जवाब नहीं दे रहे आप। एक मिनट सुनिए। अरे दूंगा आपका भी जवाब। आपका जवाब फंडामेंटल राइट वाली बात पे आओ आप। सदन में दुष्यंत चौटाला जी ने भी दिया था, जिसके बाद आपके नेता शांत होकर बैठ गए थे। आप फंडामेंटल राइट वाली बात पे आओ। आपका जवाब मैं दे रहा हूं ना, आप सुनिए। आप सुनिए, ये अधिकार है किसी का अगर कोई जमीन खरीद, आप तो कहकर निकल जाएंगे। वो लोग जो जमीन खरीद चुके हैं, एग्रीमेंट कर चुके हैं, उन्हें ये अधिकार है कि अपना रजिस्ट्रियां वो करें। अदरवाइज वो सब मामले डिस्प्यूट में चले जाएंगे। उनकी जो पैसा दे चुके हैं, एग्रीमेंट कर चुके हैं, वो अटक जाएंगे। ये एक दबाव था उस समय सरकार के ऊपर कि उन लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है उसके लिए उन्हें रजिस्ट्री की अनुमति दी जाए। और इसके लिए एक कमेटी बनाई थी, उसमें सबकी सहमति थी। जो नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनकी भी सहमति थी और सभी जो लोग थे सबकी सहमति थी कि रजिस्ट्रियां खोल दी जाए। इसलिए रजिस्ट्रियां खोली गई। आप ये कह रहे हैं ना जी कोरोना काल में जो रजिस्ट्रियां हुई है उनमें सब में घोटाला हुआ। घोटाला कैसे हुआ है साबित कर दीजिए। क्या रजिस्ट्रियां करना घोटाला है क्या? रजिस्ट्रियां तो होती नहीं है, आगे भी होगी। ये अधिकार है, ये मेरा भी अधिकार है। अगर मैं जमीन खरीद रहा हूँ तो मुझे रजिस्ट्री करूंगा। आप कैसे रोक? ये क्या तरीका है? अरविंद जी की बात सर एक मिनट चालका जी। अरविंद भाई, फिर दुष्यंत चौटाला जी ये कहते हैं ना हमारे ऊपर लोगों का दबाव था, वो ये कह के क्यों बेकार है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, उस वजह से हमें रजिस्ट्री करना मजबूरी हो जाती है। सुनिए, बात को बरगलाया क्यों उन्होंने? मेरा सवाल ये है। अरे सुनने का माजरा किया आप ना सदन में सुनते हैं ना यहाँ सुनते हैं। ऐसे ही वो शोर मचाते हैं सदन में, ऐसे ही यहाँ शोर मचा रहे हैं। वो समझाने की कोशिश आपको की थी कि अधिकार है। मैं भी कह रहा हूँ ये अधिकार है, जिसने जमीन और मैं ये कह रहा हूँ ये झूठ है, फंडामेंटल राइट वाली बात झूठ है। वो लेगा चलिए कौशिक साहब, अच्छा हमारे साथ हुकुम सिंह घाटी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हुकुम साहब मैं आ रही हूँ जरा योगेश कौशिक के पास से एक प्रतिक्रिया लेते हुए कि स्पीकर को लेकर आपने आज देखा सदन की जो प्रक्रिया रही, मैं हैरान रह गई। मतलब स्पीकर की चेयर के पास जा जाके विधायक उन्हें समझा रहे हैं 183 और 184 सेक्शन को लेकर। वहां पे जो हमने आज नजारा देखा है, भूपेंद्र हुड्डा साहब कह रहे हैं कि आप 183 के तहत हमारा प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। स्पीकर कह रहे हैं मैं 184 के तहत स्वीकार कर चुका हूं, पहले डिस्कशन कीजिए इसमें, और इसमें आप जो वोटिंग चाहते हैं वो इसमें वोटिंग का प्रावधान है। लेकिन डिस्कशन के बाद 183 में स्पीकर समझाते रहे कि आप जो चाहते हैं कि कृषि कानून पर डायरेक्ट वोटिंग हो जाए, 183 में वोटिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो फिर इसे लेकर जो वहां पे हमने गहमा-गहमी देखी है सर, स्पीकर को काम समझाया जा रहा था, जाके बताया जा रहा था, और आज डिबेट में बैठकर ये कह रहे हैं कि वो भाजपा कार्यकर्ता की तरह बर्ताव कर रहे थे। देखिए मैं कुछ मतलब एकदम इसके कॉज ऑफ एक्शन पे जाके इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में आज के दिन इंस्टीट्यूशनल जितनी भी पावर्स है ना वो धीरे धीरे ध्वस्त हो गई है, रीजन कुछ भी हो चाहे, ठीक है। अब मैं इसको यहां पे लेके आता हूं कि ये असल में ये क्या ये होता है
कि सेंटर से कोई बिल पास हो गया और स्टेट में फिर उसका जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में हम वहां से ही चलें कि आप एक बिल लेके आए, एक इनके ये चाहे मना करे चाहे हाँ करे, चाहे सरकार कोई भी रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, चाहे बीजेपी की रहे, चाहे कोई और रहे, एक फ्लोर मैनेजमेंट होती है। उस फ्लोर मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप कोई भी बिल लाने से पहले आउट ऑफ द विधानसभा या पार्लियामेंट आप बैठ के बात करते हैं। किसी की बात अगर किसी ने रखनी है तो वो रख के उनको समझा के, और वो 90% पहले से डिसाइड करके आते हैं जब इतने बड़े बड़े मुद्दे होते हैं तो। दिस इज ए फ्लोर मैनेजमेंट, और वो उसका एक मंत्री भी होता है स्पेशली, वो वही उसका यही काम होता है, ठीक है। अब हुआ क्या है, होता कहां से शुरू हुआ गड़बड़ कि ये फ्लोर मैनेजमेंट या इन्होंने अपोजिशन से कोई बात ही नहीं की, ये कह के कि भाई वो हुड्डा जी तो उसके चेयरमैन थे पहले पिछली सरकार में, मान लिया सब कुछ आपकी बातें ठीक हैं, फिर भी अगर कोई पॉइंट, एक ही पॉइंट तो रह रहा है, बाकी सब पे तो कोई ऐतराज नहीं कर रहे ना, वो एमएसपी का पॉइंट है। अब जैसे ये बात यहां पे हो रही है, ये बात बिल्कुल फजूल है, मैं इससे सहमत ही नहीं हूं। अगर मैं अध्यक्ष होता तो मैं कहता इस पे कोई जिक्र ही नहीं होगा। रीजन हो जाती तो क्या बदलाव हो जाता? नहीं, मेरी बात, वो कुछ भी हो सकता था, वो इनको भी खतरे में डाल सकता था। रीजन आई मेक इट वेरी क्लियर, क्योंकि दुष्यंत जी भी खतरे में आ सकते थे फिर, तो इसलिए परेशानी तो है सरकार को, इसको तो छोड़ दो आप, कुछ भी हो सकता था वो। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे बिल्कुल मना भी तो हो सकता था कि भाई हम इस पे बहस ही नहीं करते, हम क्यों करें, क्योंकि आपका स्टैंड क्लियर है, हमारा स्टैंड क्लियर है। आप अपने स्टैंड को लेके रोड पे उतर चुके हैं, हम अपने स्टैंड को लेके रोड पे उतर चुके हैं। लिया, उन्होंने लिया। मेरा मानना फिर ये है कि जब प्रस्ताव लिया तो कांग्रेस को दिलेरी के साथ आगे अपनी बात रखनी चाहिए थी, जनता तक बात जाती जाना चाहिए। 2 घंटे जो वेस्ट हुए, ये 2 घंटे वेस्ट हुए, ये मेरा सोचना है, उनका अपना पॉलिटिकल सोच होगी कोई, ठीक है। अब ये मामला आया जाए तो तब पता चलती ना सर, जब चर्चा में कुछ बोल, चर्चा में बात नहीं हुई, अब तो बोलना चाहिए। अब ये तो मामला कृषि का, बोल सकते हैं किसान के साथ खड़े होकर, तो सदन में क्यों नहीं? अभी सुनिए, कृषि मामले में एक ही मुद्दा है सिर्फ, और उसको कोई भी पार्टी मना नहीं करती, वो है एमएसपी का। और एमएसपी भी कैसे दी जाए वो भी सबको क्लियर है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से आप दे दो, ठीक है। जो पिछली बार किसी ने बरगलाया था किसी ने कि नहीं जी वो फिर बताओ जी एमएसपी कैसे देंगे, एमएसपी में तो नुकसान हो जाएगा। कैसे नुकसान हो जाएगा जब आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे तो वो तो गड़बड़ी नहीं है। भाटी साहब भी बोलेंगे, विद्वान आदमी इस लाइन के तो मास्टर हैं, वो बताएंगे स्वामीनाथन पे किसी को एतराज नहीं है, लेकिन ना लागू कर रहे हैं उसको, उस वाले पोर्शन को, और ना उसका जिक्र कर रहे हैं। अगर वो एक बार बिल ला दिया जाए बात खत्म हो जाएगी। आप वंस फॉर ऑल खत्म करो ना, अगर आप करना चाह रहे हो तो। वन पार्ट इज दिस। सेकंड पार्ट इज जो ये रजिस्ट्री वाला मामला है, रजिस्ट्री वाले मामले में सारी रजिस्ट्री एक करके आएंगे, रजिस्ट्री वाली निकिता, शराब, बहुत कुछ है। अभी पहले कृषि कानून वाला ठीक कर लेते हैं। कृषि कानून को आप बात करो। एक छोटा सा मैं आपसे संक्षेप में आंसर चाहूंगी। अगर आज चर्चा के बाद वोटिंग हो जाती सर, तो डिबेट का आज मुद्दा ही कुछ और होता। ये तो तय है ना? हाँ, ये तो तय है। डिबेट का मुद्दा कुछ और होता, लेकिन आपने कहा कि वोटिंग होती तो दुष्यंत चौटाला भी पशोपेश में आ जाती और सरकार की मुश्किलें बढ़ जाती। हुकुम सिंह भाटी, ऐसा लगता है क्या आपको? आज है ना अगले 4 साल तक रहने वाली, ये केवल और केवल कांग्रेस का एक वहम है। देखिए अब आप फिर आइए वही कृषि कानून के ऊपर, जो कानून पार्लियामेंट में डिबेट से पूरा इनवाइट किया, और आप अनामिका जी अगर उस दिन को याद करेंगे तो कांग्रेस बाइकाट करके बाहर चली गई पार्लियामेंट से। इन्होंने वहां डिबेट नहीं किया क्योंकि डिबेट नहीं करना चाहते। ये डिबेट में खुद फंसते हैं क्योंकि कपिल सिब्बल का बयान है। भाटी साहब एक मिनट, ये जो झूठ बोलने की प्रैक्टिस आप करके आते हो ना संगठन के हिसाब से, ये जो झूठ बोलने की प्रैक्टिस आप करके आते हो ना, किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? डराइए मत उनको, डराइए मत, अपनी बात रखिए, मत चुप होने के लिए नहीं कह रही, बोलिए आप, डराइए मत। ये जो बेशर्मी से झूठ बोलते आप इनका, नहीं प्लीज आप इन्होंने जो कहा है आप इनसे ये पूछ लो कि पार्लियामेंट ने किसको बुलाया था, इनसे पूछ लीजिए। अनामिका जी, हाँ बोलिए, अनामिका जी, बोलिए। बात को बिल्कुल, आपकी बात पूरा होता ही मैं ब्रेक पर जाऊंगी, जल्दी खत्म करें। देखिए ये पार्लियामेंट में पास हो गया, उसके बाद उसमें प्रोविजन है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट इस कानून को लागू करने के लिए कोई उसके सुधारात्मक कोई चीज उसमें जोड़ना चाहती है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो स्टेट को पावर होती है उसमें, क्योंकि वो उसके कंसिक्वेंसेस
किसी भी एक्ट के प्रोविजन है। ये लीगल बात करते ही नहीं है, ये लोग टिकते नहीं है उन बातों पर। अब सुनिए जरा, अब कांग्रेस क्या कहती है, इसके ऊपर वोटिंग कराओ, इसके ऊपर ये बहस नहीं करना चाहते। ये बहस कहीं आज भी नहीं करना। आप 183, 184 का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पूरी बहस है। बहस के बाद सरकार बहस के लिए तैयार है। कल ये विधेयक था भी नहीं, कल विषय में नहीं था, और ये कल जबरदस्ती कर रहे थे। इसलिए कांग्रेस सार्थक बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि टिकती नहीं है। ये वोटिंग भी करा ले तब भी, देखिए हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का अलायंस है, हमारे जो निर्दलीय विधायक है वो हमारे साथ है। कैसे बिल गिर जाएगा? कोई बिल नहीं गिर सकता, लेकिन कानून में उसकी आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात, ये गैर कानूनी काम करना चाहते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने SYL को निरस्त कर दिया, कैसे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। सुनिए जरा, ये लोग ये गैर कानूनी बातें करते हैं, बहस ये करना नहीं चाहते, इसलिए इनके पास इसका कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने बिल्कुल उसके ऊपर टिकी हुई है। अभी कौशिक साहब MSP की बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। देखिए MSP ये कहते हैं कि इसमें खत्म कर लेंगे ब्रेक से पहले ही, बोलने दीजिए। हाँ, उन्होंने कहा था कि MSP की बात उसमें लिखनी चाहिए थी। MSP की ये जो पुराना कृषि कानून है, उस कानून में कुछ संशोधन किए गए हैं। उस कानून को निरस्त करके कोई नया कानून नहीं बनाया, बिल्कुल ठीक। उसमें अमेंडेड है, आप पढ़िए, ये संशोधित कानून है। इसलिए जो प्रोविजन पहले थे वो आज भी है। MSP आज भी है, MSP पहले भी थी। नहीं, मंडी व्यवस्था आज भी है, मंडी व्यवस्था। नहीं, सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने 3 चीजें सर प्लीज कंफ्यूजन क्रिएट कर। नहीं सर, आपने जो तीन वो जो आप जो 3 लाए हैं, उसमें चौथा MSP ऐड करने में जाता क्या था? ये सवाल है मेरा। जवाब ले लेंगे, आ जाऊंगे आपके सवाल के साथ लौटेंगे। ठीक है, आप पूछ लीजिए। भाटी जी एक बात बताइए कि आप जो ये उसमें संसद में चर्चा की बात कर रहे हैं, वहां चर्चा के लिए किसने बुलाया था? दूसरी बात, 29 संगठन के नेताओं को दिल्ली में आप चर्चा की क्या बात करते हैं? चर्चा तो आज आप लोगों ने की नहीं, 29 बहुत ही छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं। नहीं सर, गलत है। आज जब चर्चा के लिए आप लोग भाग खड़े हुए, आपने चर्चा ही नहीं की, आप चर्चा से भाग खड़े। आप क्या संसद में चर्चा की बात करेंगे सर? चर्चा से तो आज कांग्रेस भागी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। राज्यसभा में भी यही कह रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने बात की, और इन्होंने ज्ञानचंद गुप्ता के अलावा कंवरपाल गुर्जर साहब से भी बात की है। दोनों की बातचीत सुने। 2 दिवसीय सत्र समाप्त हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। उनसे जानेंगे कि किस तरह से कार्रवाई। ज्ञान जी, ये बताएं कि 2 दिवसीय सत्र जो है पूरी तरह आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। ये कार्रवाई किस तरह से रही, आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये 2 दिन का सत्र, जो विधायी कार्य पिछले सत्र के अंदर बकाया रह गया था और उसको हमने स्थगित किया था, इन 2 दिन के अंदर हमने सभी वो विधायी कार्य पूरे किए हैं। इसके अलावा जो 4 कॉल अटेंशन मोशन इस सत्र के अंदर हमने लिए हैं। पहला था एक चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के 3 थे, एक शराब घोटाले को लेकर के था, एक मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को लेकर के था, और तीसरा था रजिस्ट्रियों के लिए, और चौथा जो आया था वो नीति का मर्डर को लेकर के था। ये 4 जो हैं कॉल अटेंशन मोशन आज चर्चा हुई है। और इसके अलावा जो एक बिल, कृषि जो बिल 3 आए हुए हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन में एक प्रस्ताव रखा गया था, जो केंद्र सरकार का धन्यवाद करने के लिए, किसानों के हितकारी जो ये कानून आए हैं उनको जो धन्यवाद करने के लिए वो प्रस्ताव भी पास हुआ है। ज्ञान जी, इस प्रस्ताव पर ही काफी शोर शराबा जो है सदन में 3 दफा स्थगित हुआ। इस सब को लेकर काफी हंगामा जो है देखने में आया। कांग्रेस का आरोप था कि जो वोटिंग है वो नहीं करवाई गई, जबकि नियमों में ऐसा प्रावधान है कि पहले वोटिंग होती, बाद में चर्चा होती। शायद आपको उन्होंने मिसगाइड किया है। कभी भी आज तक किसी भी स्तर पर, न विधानसभा में न पार्लियामेंट के अंदर, बिना चर्चा के किस प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग हो सकती है? आखिरकार जनता ने हमें मुद्दों के ऊपर चर्चा के लिए यहाँ भेजा है, लेकिन उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई तर्क नहीं था। जैसा मैंने पहले कहा कि पहली बार डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, चाहे वो पार्लियामेंट है चाहे वो विधानसभा है, कि विपक्ष जो है
वो चर्चा से भागता हुआ नजर आया। बार बार मैंने कहा कि खड़े होकर के चर्चा करिए, उन्होंने कहा कि चर्चा नहीं करेंगे, केवल आप मतदान करा दीजिए। रूल 184 के अंदर जो हमारा रूल एंड प्रोसीजर है विधानसभा का, उसके अंदर साफ लिखा है कि पहले डिस्कशन होगी, उसके पश्चात चर्चा होगी, उसके बाद मतदान होगा। आप आज राज्यपाल से मिले हैं, कोई समाधान हुआ? देखिए, राज्यपाल जी को हमने अपना निवेदन दिया है कि पंजाब के पास हमारा जो 13% हिस्सा है वो हमें वापस मिलना चाहिए, और राज्यपाल जी ने एश्योर किया है कि 3 मेंबर की एक कमेटी बना करके हम जल्दी ही इस समस्या का समाधान करेंगे। शुक्रिया। तो आपने सुना, ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता जो कह रहे थे कि कांग्रेस के पास कृषि कानूनों से संबंधित बिलों पर कुछ बोलने के लिए नहीं था। सरकारी संकल्प एक दिया गया था, उस पर अगर लगता था कांग्रेस को कि सरकार इससे संकट में आएगी तो वोटिंग के लिए रुकना चाहिए था। ऐसा नियम में प्रावधान नहीं है कि बिना चर्चा के पहले ही वोटिंग करवा दी जाए। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। 2 दिवसीय सत्र खत्म हो चुका है। आज क्या कार्रवाई रही, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्र जो है पूरी तरह से हंगामेदार रहा। कांग्रेस के सदस्यों को नेम किया गया। हमारे साथ इस समय मौजूद है संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल, उनसे जानेंगे कि कैसी कार्रवाई। कंवर पाल जी, ये बताएं कि जो कार्रवाई है बड़ी गर्मा गर्मी रही, हंगामेदार रही। कांग्रेस ने बकायदा 3 दफे जो है, कांग्रेस की वजह से 3 दफे स्थगित हुई सदन की कार्रवाई। ये बताएं कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कांग्रेस नेम होना चाहती थी और उसकी रिक्वेस्ट पे हमारे अध्यक्ष जी ने उनको नेम किया। वो चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते थे। अभी तक उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिंगियां की। उन्होंने कहा कि जो 3 बिल केंद्र सरकार लेके आई है, पास किए हैं जो बिल उन्होंने, वो किसान के खिलाफ हैं, किसान को नुकसान पहुंचाएंगे। हम भी ये मानते हैं कि वो तीनों बिल किसान के हित में है, और हमने भी अपनी बात रखी और वो भी अपनी बात रखते रहे, और लोगों को गुमराह करने का उन्होंने प्रयास किया। आज हाउस है, क्योंकि हाउस जो है वो चर्चा के लिए है कि यहाँ बैठ के दोनों पार्टियां चर्चा कर सकती हैं, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अपनी बात रखें, हम भी जनप्रतिनिधि हैं, हम भी अपनी बात रखेंगे, हम उसका जवाब देंगे। तो हम एक प्रस्ताव लेके आए, हमने कहा कि इस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो कांग्रेस उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरा ख्याल है शायद लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली ही घटना होगी जब सत्ता पक्ष चर्चा कराना चाहता है और विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। तो मंत्री जी, उसमें कांग्रेस का और अभय चौटाला से भी बात हुई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी बात हुई। वो कह रहे थे कि जो नियमों का प्रावधान है, जो नियमों में पहले वोटिंग का है, उसके बाद जो है चर्चा रहती है। नहीं, उसमें पूरी तरीके से अध्यक्ष उसमें अपना निर्णय ले सकता है। और मैं एक बात से कहना चाहता हूं, इतने दिन से जिस बात पे आप बाहर जाके बोल रहे थे कि किसान के विरोध में, आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? अब वो क्या चाहते थे कि इसके पहले इसके ऊपर वोटिंग हो जाए, और वोटिंग क्योंकि उनके खिलाफ जाएगी और उसके बाद वो वॉकआउट करके चले जाएंगे। क्यों करना चाहते हैं वॉकआउट? क्यों नामकरण होना चाहते हैं? इसमें चर्चा करो ना। कि उनके पास कोई बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने प्रयास किया कि किसी तरीके से हम बाहर चले जाएं, और उन्होंने सारा अव्यवस्था वहां फैलाई, जिस प्रकार से वेल में जाके जिस प्रकार से सारा उन्होंने किया। तो इसका प्रयास उन्होंने किया कि किसी तरीके से उनको नेम कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। और मैं समझता हूं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें नेम कर दो ताकि हम चले जाएं, इसलिए वो बाहर गए। आज कितने बिल जो हैं सदन में पास किए गए? आज 8 बिल जो हैं वो आए, उनको पास किया गया। शुक्रिया। तो ये हैं कंवर पाल गुर्जर जो बता रहे थे कि कांग्रेस जो है कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं करना चाहती थी, और जानबूझकर नेम होने के लिए उन्होंने जो है सारी कार्रवाई की। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। बोलेंगे आप? चलिए, तो ज्ञानचंद गुप्ता और कंवरपाल साहब को हमने सुन लिया। इनके बात पर भी हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। खालिद साहब का जो सवाल था उस पर मैं हुकुम सिंह भाटी से जवाब लेना चाहूंगी। एक बार सवाल दोहरा दीजिए चालका जी। सवाल दोहरा देता हूं। भाटी जी, ये बताएं कि राज्यसभा और लोकसभा में किसने इस बिल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया? दूसरा, इन्होंने देश भर से 29 किसान संगठन के लोगों को बुलाया दिल्ली। उन संगठनों आके बाहर क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया, हम पे ये अपना फैसला थोपा जा रहा है। उन्होंने बाहर आके कहा। बिल्कुल, हाँ, जवाब। अब जवाब हुकुम साहब, जवाब जल्दी से, संक्षेप में बातें रखिए अपनी अपनी। खालिद जी, नंबर 1 बात, आपने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा नहीं हुई। आप जरा उस दिन को याद, केवल झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। आप और प्लीज जवाब। सुनिए अनामिका जी, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। हाँ, आप दीजिए, मैं लोकसभा में रखा गया, सुनिए जरा, लोकसभा में रखा गया, कांग्रेस के लोग वॉकआउट करके बाहर चले गए। दूसरी बात,
वही पोजीशन राज्यसभा में रही। जब आप लोग बहस नहीं करोगे तो मेजोरिटी से वो प्रस्ताव पास हो गए। दूसरी बात, बड़ा चौड़ा करके झूठ बोलते हो। दूसरी बात, आपने कहा कि 29 जो अलग यूनियंस को बुलाया, आपको याद होना चाहिए केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर ने खुले रूप से आह्वान किया, आप आइए। हरियाणा में हमारे जो एक प्रतिनिधि मंडल बना जिसमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट लोग गए, अलग अलग स्थानों पर किसानों से व्यू लिए और किसानों का रिप्रेजेंटेशन लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, खुद मैं उस मीटिंग में था, किसान प्रतिनिधि उसमें थे और सब लोगों ने जो उसमें चलिए ठीक है, सुखपाल साहब हो गया, हुकुम सिंह जी रुक जाइए। नहीं खालिद साहब प्लीज अपनी बारे में और लोग यहाँ पे हम लोग आपको सुनने ही नहीं आए। इतनी चर्चा आज आप विधानसभा में कर लेते हैं तो कुछ और बात होती। हो गया सुखपाल साहब। अनामिका जी, मैंने जब ये कहा कि स्पीकर साहब भाजपा के कार्यकर्ता की तरह नजर आए तो आपको भी एतराज था। मैं बताता हूं कैसे नजर आए। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने साफ आज पार्लियामेंट इसमें विधानसभा में कहा कि मैंने 3 प्राइवेट बिल आपको सबमिट किए हुए एक लंबा अरसा हो गया और आप वो आज तक नहीं बता पाए कि उन्होंने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया। कभी कह रहे LR के यहाँ भेज दिया, वो चीज है। और वो उन बिलों के ऊपर हम चर्चा की मांग करते हैं और वो हमने वो प्राइवेट बिल सबमिट किए थे जो बिल्कुल 3 काले कानून जो अब आए हैं किसान के लिए उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उनको सही करने के लिए। शराब घोटाले पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं। अरे जिन्होंने चर्चा की है उसके ऊपर तो जवाब देते हैं आप। अब चलो कांग्रेस की बात करें, शराब घोटाले पर कोई जवाब नहीं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बड़ी एलोबरेटली सारी चीज बताई कि किस प्रकार से शराब घोटाला हुआ। रजिस्ट्री घोटाले पर आपके मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। धान घोटाला, सारी चीजें। अब अनामिका जी सही बात क्या है, दूसरा झूठ मैं बताता हूं, दूसरा झूठ क्या बोल रहे हैं। और आज वो स्पीकर साहब ने भी उस बात को क्लियर किया। ये MSP पे बोल रहे हैं। और जब चौधरी अभय सिंह चौटाला कृषि के अपने जो उन्होंने प्राइवेट बिल सबमिट किए हैं उसके बारे में पूछ रहे तो स्पीकर साहब ने ये कहा कि ये तीनों कानून केंद्र के कानून हैं और हम इस पे चर्चा नहीं कर सकते, इस पे कोई चीज नहीं कर सकते। अब अनामिका जी मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों ही ये कहते हैं कि MSP एक कहता है कि मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, दूसरा कहता है मैं पद छोड़ दूंगा। जब वो MSP इन कानूनों पे कुछ कर ही नहीं सकते तो वो किस अधिकार के साथ MSP की बात करते हैं। अब ये अलग विषय है कि हुकुम सिंह बाठी और दूसरे इनके प्रवक्ता ये कहेंगे कि इससे MSP नहीं गई। स्पीकर साहब ने ये भी कहा कि मैं प्रस्ताव ले रहा हूं, आप चर्चा कीजिए, वोटिंग की मांग कांग्रेस आप उस बात को पकड़ रहे हैं। स्पीकर साहब ने ये कहा कि इन पे चर्चा कैसे कर सकते हैं हम, ये बात उन्होंने कही है। दूसरी बात, तीसरी बात एक जो उसके बाद वो चर्चा के लिए राजी नहीं हुए थे 184 के तहत। कहा प्राइवेट हमने जो बिल सबमिट किए थे प्राइवेट बिल, जो प्राइवेट बिल चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सबमिट किया उनके ऊपर कहा उन्होंने कोई जवाब दिया किसी बात का? कोई जवाब नहीं दिया। अनामिका जी मैं एक बात और मैं खत्म करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, जैसे आपने भी कहा कि कांग्रेस ने ये किया वो किया, ठीक है। मैं बहुत पहले से आपकी डिबेट में एक बात कहता रहा हूं कि कांग्रेस और बीजेपी किसानों के हितैषी नहीं है, दोनों मिलकर किल करती हैं। इनको इस प्रदेश की जनता के हितों का भी कोई ख्याल नहीं है, इसीलिए उन्होंने समय बर्बाद किया। अब मैं ये कहता हूं कि एकमात्र विधायक होते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जिस प्रकार से विधानसभा के 2-3 सत्रों में जो उठाई है आवाज, हर घोटाले को उन्होंने उठाया, हर आवाज को उठाया, कृषि कानूनों को 3 प्राइवेट बिल दिए। अब स्पीकर साहब ये दोनों आपस में लड़ाई दिखाते हैं। बीजेपी कांग्रेस पे लड़ाई करेगी, कांग्रेस बीजेपी पे लड़ाई करेगी, ये करेगी। असल मुद्दों से ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। इस जनता का भी इनको कोई हिस्से लेना देना नहीं है। ठीक है, अरविंद भारद्वाज से सही चीजों पर चर्चा नहीं चाहते। बोल चुके हैं, आप रजिस्ट्री पर बोल चुके हैं, शराब घोटाले पर जवाब दे दीजिए सुखवंत सिंह को। खालिद जी आ रही हूँ, इंतजार कीजिए सर, इंतजार कीजिए। अरविंद भारद्वाज। अनामिका जी, पहले तो जो रजिस्ट्री को लेकर ये बोल रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं है, मैंने अभी जब ब्रेक था तो मैं वही पढ़ रहा था। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 जो है वो कहता है राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को होल्ड करना, प्रॉपर्टी के कागजात प्राप्त करना। आप कहीं और जा रहे हैं, आप यार फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। ये बोलिए, अभी तो समझ में भी नहीं बोल के आ रहे। हाँ, मैं समझ गया ना, आप रुकिए, मैं समझ गया। जरूरी है ना, ये डिबेट आवाम के लिए, उन्हें भी सुनने दीजिए। आ रही हूँ मैं बारी बारी से। खालिद आपको 2 दफा से चुप कराया हुआ, आप भी थोड़ा शांत रहिए। बोलिए आप शांति से सुनिए। खुशवंत जी, आप तसल्ली करूंगा मैं, रुक जाइए। जो मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है, राइट टू एक्वायर एंड होल्ड द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को लेना और उसे होल्ड करना, मतलब उसके कागज प्राप्त करना, ये संवैधानिक अधिकार है एक व्यक्ति का। ये आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 है। आप भी पढ़ लेना, मैंने भी अभी पढ़ा है। मैंने उसी में से निकालकर जब आपने क्वेश्चन उठाया मैंने भी खुद इसे पढ़ा
ताकि मैं तब बोलूं जब मैं खुद उसको पढ़ लूं। आप उन्होंने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल अरे राइट है, रुक उस पे जाइए बोलिए भाई आप। साहब, रुक जाइए। ये तो एक्वायर करने का है। कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सब अधिकार संवैधानिक होते हैं। लीगल राइट कह रहे थे, लीगल लीगल राइट राइट और नहीं, फंडामेंटल राइट लीगल राइट नहीं है। अरे भाई साहब लीगल राइट नहीं है, आप लीगल राइट कह रहे थे। लीगल राइट है, लीगल राइट नहीं है। आप मेरी बात ये सुनो पहले। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अरविंद भारद्वाज जी मेरी पहले बात सुनो, सुनिए उसके बाद मेरी आप बात जवाब दो। सुनिए। लीगल सुनिए राइट एक भी मिनट। संवैधानिक होता है, फंडामेंटल राइट भी अरे संवैधानिक होता है। आप इतनी लेकिन देर वो से लीगल भाषण दे राइट रहे को थे, फंडामेंटल राइट कह के क्यों आप बरकराने इतनी की कोशिश देर कर से रहे थे? मेरा भाषण सवाल दे ये रहे है। थे। एक सेकंड भारद्वाज जी, भारद्वाज जी एक सेकंड प्लीज सुन रहा सर, था। भारद्वाज जी एक सेकंड मुझे सुने आप, भारद्वाज जी मुझे सुनिए। वैसे मैं शराब घोटाले पर आई थी आपके पास, जो शराब का इन्होंने जिक्र किया और सदन के भीतर भी हमने सुना, उस पर मुझे प्रतिक्रिया चाहिए थी। लेकिन लीगल राइट को फंडामेंटल राइट क्यों कहा दुष्यंत चौटाला ने रजिस्ट्री वाले मामले पे? ये सरल से जवाब इस पर चाहते हैं, क्यों कहा? खाली क्यों का जवाब देके आप शराब पर आ जाइए। इतना वक्त नहीं है कि मैं आधा घंटा आप रजिस्ट्री पर बात करूं। आप लीगल को फंडामेंटल क्यों कहा, वो क्यों का जवाब देके शराब पे आ जाइए। रुक जाइए सर। हाँ अनामिका जी मैं जवाब देता हूँ, एक मिनट इनको सुन लीजिए। ये बिना बात बीच में बोलते हैं, सुनने नहीं देते। नहीं आप नहीं बोलेंगे, बोलिए। लीगल राइट नहीं कहा दुष्यंत जी ने, और ना ये लीगल राइट होता है। ये फंडामेंटल राइट की जो ये बात कर रहे हैं भाई साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ही आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये लीगल राइट तो है ही नहीं जो आप कह रहे हो। गलत कह रहे हैं ये इन्हें लोग प्रवक्ता। ये लीगल राइट नहीं है, ये कुछ कानून का पता तो है नहीं। अधिकार में आता है। आपको और खुद मैं कानून का नहीं आर्टिकल भी पता। बता रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा। चलिए विशेषज्ञ के पास जा रही हूँ, आप दोनों शांत विशेषज्ञ के पास जा रही हूँ। अब मैं शराब पे बोलता हूँ। हाँ जल्दी समेटिए। शराब ऐसे बोल रहे जैसे हमने शराब पर भी सवाल था ना आपका, आप ही का जवाब यही, शराब पर भी सवाल था। सवाल जवाब जवाब। पिछले 4 महीने से चीख के चिल्ला के बोल रहे हैं शराब घोटाला। उसको लेकर जो कमियां पाई गई थी, जहां जो कमियां थी, उनको लेकर एक एससीटी सरकार ने गठित कर दी। उसने वो अपना काम कर रही है। सर अभी जहरीली शराब से कोई पावर नहीं है। एक मिनट यार सिंह अनिल विज जी ने उसको लेकर जवाब भी दिया है, किस तरह से कार्रवाई। सर अभी जहरीली शराब को लेकर भी पीछे बहुत मौतें हुई है, आज भी 2 जाने गई हैं, उस पर क्या? उसमें भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जहां अवैध शराब ये पुलिस का विभाग है, पुलिस इसे देखती है। जहां अवैध शराब बल्कि पाई गई उन्हें पकड़ा गया। चलिए ठीक है। योगेश कौशिक हो गया सर, हो गया। योगेश कौशिक, शराब और रजिस्ट्री पर आपने दोनों को सुना। ये कहते हैं, इनेलो कह रही है यहाँ पर कि इनको कानून का ज्ञान ही नहीं है। ये बिल्कुल जो खुशवंत भाई ने कही है, सुखवंत भाई ने कही है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, जनता को कर देता हूं स्पष्ट कि लीगल इज इक्वल टू फंडामेंटल है क्या, जनता को सोचने दीजिए। इसके बाद मुझे और बोलने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से बहस होगी उसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लीगल राइट अलग है, फंडामेंटल राइट अलग है। अब ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब वो उसमें झोल है, वो अपने आप इन्हें डिसाइड करना। अरविंद जी कुछ कह रहे हैं। अब नंबर 2 में बात करता हूं। नंबर 2 शराब का मामला है। शराब के मामले में मैं पहले कहीं मैं ये सोचता था कि मंत्री जी शायद ये कह देंगे कि भाई मैं जो है इसमें मेरा क्या रोल है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन मेरा सोचना एक है कि जिस वक्त शराब घोटाला हुआ उस वक्त सरकार ही के लेटर या सरकार ही के ऑर्डर से कोई भी पास मिलता था, कोई भी आदमी निकलता था, कोई भी गाड़ी जाती थी, तो मीन्स भाई सरकार को तो एक एक स्टेप का पता था, पता होना चाहिए था। उस टाइम पे तो मैं पैदल भी नहीं निकल सकता था, गाड़ी कैसे निकल जाएगी। और 1-2 बोतल नहीं निकली, हजारों लाखों बोतल निकल गई, है ना, करोड़ों। वो तो अब इतना बड़ा मामला रहा। और अब उसकी सीक्वेंस है ये, जो ये शराब पी के मर रहे हैं, किसी कीमत पे ये नहीं हो सकता कि सरकार को पता ना हो और इलीगल शराब हरियाणा जैसी जगह में बन रही हो। कुछ ऐड करना चाहेंगे खालिद जी? ये शराब जब घोटाला हुआ तो उस समय किसी एक गांव से दूसरे गांव में कोई आदमी जाता था हरियाणा में, तो उसका भी प्रशासन को पता रहता था। प्रशासन ये सूचना मांगता, मतलब एक तरह से गांव वालों को झगड़ा दिया था आपस में कि आपके गांव में कोई आएगा तो आप हमें बताएंगे। और पूरा हरियाणा का एक एक आदमी इतना सतर्क था कि उनके गांव से एक गांव से कोई दूसरा आदमी आता तो सरकार को, पुलिस को तुरंत सूचना दे देते थे। हजारों करोड़ों बोतलें इधर से उधर हुई, वो एक आदमी का, किसी एक आदमी का एक व्हीकल का काम नहीं है लाने ले जाने का। वो बहुत बड़ा तंत्र लगा हो उसमें, अधिकारी उसमें लगे हैं, सर इनके नेता उसमें लगे हैं। तो उसका जवाब इनके पास क्या है? हुकुम सिंह बाटी। अरविंद जी इनके बाद आप ही के पास आऊंगी। हुकुम सिंह जी देखिए, ये लोग इतने समय से झूठ बोलकर, क्योंकि
इन लोगों ने सोच लिया, ये मेरे साथी सुखविंदर जो भी बोल रहे हैं, आपको लगता है हुकुम जी झूठ बोल रहे हैं और ज्यादा जोर से सारी दुनिया झूठी लगती है, आरएसएस जो सिखाती है ना, भूल गए। सुनिए, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक झूठ बोलने की प्रैक्टिस देती है ना, इसलिए आप बार बार झूठ का जिक्र करते हैं। अब आरएसएस कहाँ से लाए आप? सुनिए जरा, अब आप आरएसएस कहाँ से? भाजपा और आरएसएस में क्या फर्क है? अरे रुकिए ना सर, जब कृषि कानून की बात होती है आप लोग रजिस्ट्री पे उछल के चले जाते हैं, जब रजिस्ट्री पे बात होती है आप शराब पे जा रहे हैं, और जब शराब पे बात होती है आप आरएसएस में इनको ऐसा क्यों लगता है खराज में झूठ बोलता है? इनको ऐसा क्यों लगता है खराज में झूठ बोलता है? इनसे बड़ा कोई झूठ बोल रहा है? आप सच्चे क्यों हैं? आप जवाब दे दीजिएगा। आपने कहा बीजेपी नेता लिप्त थे, नाम बताइए। पूरी भी अच्छा सरकार है, जो सरकार है, अच्छा सरकार उसमें है। अगर सरकार, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, उनको नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आप ही को जवाब दे रहा हूँ। आपने सवाल पूछा है ना, अगर सरकार है और सरकार किसकी है, उसका जवाब दे कौन है कि सरकार किसकी है? अरे तो बोलने तो दीजिए, जवाब दे तो रहे हैं। जो ये माफिया जवाब दे तो रहे हैं। पकड़ा गया, वो जो भारतीय जनता पार्टी जेजेपी ने पकड़ा है, वो कांग्रेस के जमाने और आपका जो 2000 से 5 तक सरकार चलती थी उस समय से भी वो काम कर रहा होगा और कर रहा था। आपने नहीं पकड़ा। वो सुनिए जरा, आप घोटाले की, आप कभी जमीन घोटाले की बात करते हैं, कांग्रेस और इनेलो के समय तो उन जमीनों की रजिस्ट्री होगी जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी। अरे आपकी हुकुम सिंह भाटी, सरल सा सवाल था खालिद चहलका का कि ऐसा क्या पॉसिबल है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। इतना जो इतनी बड़ी व्याख्या दी उन्होंने, वो पूछना ये चाह रहे हैं, खालिद जी बोलिएगा अगर मैं गलत हूं तो। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इतने बड़े तंत्र के होते हुए शराब कैसे पहुंचाई गई? सर मुझे यहाँ पर 13 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ रही थी आपसे। 1 किलोमीटर। हाँ, ठीक है। देखिए, सारे के सारे उसमें जब शराब खोली गई, जब जिस समय शराब के ठेकों को, इसका भी विरोध भी इन लोगों ने किया, खुलवाने का भी विरोध तो जायज था ना, विरोध तो होगा, विरोध तो होगा। कांग्रेस और आईएनएलडी इन्होंने ही शोर मचाया था। अनामिका जी, आप मैं स्टेटमेंट पढ़वा सकता हूँ। इन्होंने ही कहा कि जब और चीजें खुल सकती हैं तो ठेके क्यों नहीं खुल सकते? ये कांग्रेस की स्टेटमेंट। कमाल है सर, कमाल है सर। नहीं, खालिद साहब एक सेकंड बोलने दीजिए। खालिद जी कांग्रेस के जमाने से। हुकुम सिंह भाटी सुनिए, हुकुम सिंह जी सुनिए। किसने कहा ये कि ठेके क्यों नहीं खुल सकते? बल्कि ये सवाल किया था कांग्रेस ने, इनेलो ने भी कि ठेके खोलने की जरूरत क्या थी? जब दूसरी चीजें बंद है तो ठेके क्यों खोले गए? ये सवाल था। नहीं, जब ठेके खोल दिए तो इन्होंने कहा कि क्या जरूरत थी, और जब ठेके नहीं खोल रहे थे तो तब कह रहे थे। चलिए इसका जवाब दे देंगे खालिद जी। अरविंद भारद्वाज, बिल्कुल खालिद प्लीज, हुकुम सिंह भाटी के जवाब से खालिद चहलका और सुखवंत सिंह यहाँ पर संतुष्ट नहीं है। आपके पास है कुछ और जवाब अरविंद जी? अरविंद जी आप रहने दीजिए, अरविंद जी आप रहने दीजिए। अरविंद जी बोलिए प्लीज। खालिद जी आपने सवाल पूछ लिया है, आपने सवाल पूछ लिया है, उनको सवाल समझ में आ गया। अब जवाब सुनिए। दो इंजन की सरकार चल रही है ना, डबल इंजन की, तो आप सुनिए जरा, दूसरे इंजन को तो सुनिए। अरविंद जी देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अभी कंफ्यूजन है मेरे साथियों को भी, जो हमारे एनालिस्ट हमारे साथी बैठे हैं भाई, उनको भी थोड़ा इसको कंफ्यूजन था कि जो लीगल राइट है और फंडामेंटल राइट इक्वल नहीं होते। किसने कहा साहब इक्वल होते हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो यही इतनी देर से कह रहा हूँ कि ये लीगल राइट में नहीं आता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल में है। ये जो मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में शराब पे आइए, राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी। पहली बात। दूसरा, शराब पे मैं प्लीज, ये गोल गोल चक्कर गिरने की तरह नहीं घूमना है। शराब पे बात हो रही है, आप लोग सुनिए प्लीज। मैं बताता हूँ, एक सवाल जितना राजस्व इस समय में ऐसे कोरोना काल में भी शराब से जो आया है एक्साइज से, वो पिछली किसी सरकार में नहीं आया। राजस्व की बात नहीं हो रही है, चोरी की बात हो, राजस्व चोरी की बात हो रही है। राजस्व की बात नहीं हो रही है, घोटाला हो गया, राजस्व चोरी की बात हो रही है। आपने क्या एक्शन लिया? आपने क्या एक्शन लिया और आगे के लिए क्या प्लान है? वो बताएं। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, घोटाले में और चोरी में अंतर होता है। यहाँ घोटाला नहीं है, यहाँ चोरी हुई है। चोरी की जांच पुलिस विभाग कर रहा है, घोटाला नहीं है। घोटाला किस चीज का? घोटाला नहीं कह सकते। जब आपके कहीं गोदाम से पीछे से दीवार तोड़ के बोतलें चोरी हो गई, फिर चोरी है। अगर योगेश कौशिक होगी बात। योगेश कौशिक, जब घोटाला है नहीं तो घोटाला क्यों कहा जा रहा है? ये चोरी है, सरकार जांच करेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ। भारद्वाज साहब आपकी बात से सहमत हूँ।
सर 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 घोटाला नहीं है, ये खुद घोटाला है। एग्रीड सर, एग्रीड। अब आगे बढ़ने दो, एग्रीड सर, अब आगे तो बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। एग्रीड, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चोरी है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 1 करोड़ या 50 लाख या 1000 बोतल चोरी होके शहर के अंदर या शहर से दूसरे शहर जाके बिकी कैसे, उसे क्या कहेंगे आप? अरविंद जी, उसका क्या नाम है? उस पर उसके लिए जांच चल रही है, उसकी कमेटी बना दी गई है। उसमें जो SIT या SCT जो आप बोल रहे हैं उसमें कोई पावर नहीं थी। 20 सेकंड सबके पास है फाइनल कमेंट के लिए, और मेरी गुजारिश है आप अगर 21 सेकंड लेंगे मैं तुरंत वाइंड अप कर दूंगी। अगर बीच में कोई भी बोला तो सुखवंत सिंह 20 सेकंड फाइनल कमेंट। अनामिका जी, मेरा अरविंद जी से सवाल है, वो जब उनकी बारी आए तो बताएं क्या क्या फंडामेंटल राइट और लीगल राइट एक होता है क्या? मेरा एक सवाल ये है। दूसरा ये मैं कह रहा हूं कि SCT की बात कर रहे थे, अब बीच में बोल रहे हैं SCT की बात कर रहे हैं। वो SCT जिसके पास कोई अधिकार ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन का कि वो क्या करेगा क्या ना करे। और तीसरी बात ये है अनामिका जी कि अगर इस बात पे कोई एक्शन हो जाए और हम एक्शन लेंगे इस बात पे, तो दुष्यंत चौटाला जी की विधानसभा की सदस्यता जा सकती है कि उन्होंने किस प्रकार सरेआम विधानसभा की गरिमा को गिराया झूठ बोलकर। 20 सेकंड हो गया सर, 20 सेकंड खत्म। जाओ ना, फिर जाओ ना। हाँ जाएंगे। अब आप मत बोलिए, क्यों कर रहे हो? चले जाओ ना। हाँ 20 सेकंड खत्म, हमें कानून सिखाएंगे क्या? अरे आपको तो संविधान की किताब भी नहीं देखी होगी आपने जिंदगी में, आप तो ऐसे बात कर रहे हो कानून की, आपको तो पता ही नहीं है ABC का कानून का। जो बोल रहा था ना 10वीं 12वीं में नहीं है। फंडामेंटल राइट का नहीं पता आपको। निजी ना बनाए खालिद चहल का संविधान की किताब देखिए क्या? हो गया सर, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप में से किसने संविधान की किताब देखी है। नहीं तो ये बोल रहे तो मैं जवाब दे रहा हूं। ये बाहर हाँ 20 मिनट जहां किसान बिल 20 पे सेकंड जहां किसान बिल पे चर्चा की जरूरत थी वहां किसान बिल पर चर्चा नहीं हुई। जहां घोटाले हुए हैं उन घोटालों को इसके बाद जवाब नहीं है, उनके सिर्फ जांच हो रही है। और जो दूसरी चीजें हैं जिनसे हरियाणा को कोई फायदा नहीं, उनकी तो ये उनको उठाएंगे, और जिनकी जवाबदेही है उनकी जांच चल रही है, और जिनकी जहां जरूरत थी किसान बिल पर उसकी कोई चर्चा नहीं है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। और दूसरा जो ये चाचा दोनों हाथों में लड्डू वाला सिलसिला है ना चाचा भतीजे का, ये हरियाणा में नहीं चलेगा। ठीक है, अभी तक तो आप बोले नहीं, आप चाचा भतीजा याद आ रहा है आपको। हुकुम सिंह बाटी अरविंद जी हो गया सर हो गया सर, खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। अरविंद जी खत्म हो गया, तो आप समझिए, ये भाटी जी रटते रहो, आप तो समझिए। काम किया है इस शराब के गिरोह को। भाटी जी आप रटते रहो, झूठ झूठ झूठ। खालिद जी बोले दीजिए ना, नाबूद किया है। हाँ हो गया, आपकी बात खत्म हुई हुकुम सिंह जी? जी मतलब देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये शराब पंजाब से आई। चलिए ठीक है, नहीं अब हो गया फाइनल। बस कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। योगेश कौशिक, हुकुम सिंह जी शांत हो जाइए सर, प्लीज शांत हो जाइए हुकुम सिंह जी। योगेश कौशिक किसी से कोई सवाल नहीं, किसी कोई सवाल नहीं, कंक्लूड करें। लेकिन मैं उसमें अपना एक डाउट क्लियर होना चाहूंगी कि उसमें एक मेरा डाउट क्लियर हो जाए। कंक्लूड कर रहा हूं, अगर कांग्रेस को ऐसा लग रहा था या इनेलो को ऐसा लग रहा था कि अगर आज वोटिंग हो जाती कृषि कानून पर, जो प्रस्ताव था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेता प्रतिपक्ष का, अगर वोटिंग हो जाती तो सरकार संकट में आती, तो चर्चा करा के वोटिंग कराने में क्या दिक्कत थी? ये मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, उन्हें चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन इस डिबेट से या बाहर जो डिबेट्स होती हैं उनसे मुझे एक कंक्लूजन और निकलता है कि झूठ भी बोली तो उसने इतनी खुददारी के साथ कि सुनने वाला जिंदगी भर उससे शर्मिंदा रहा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया आप सबों का। एक सवाल हमने पूछा था, जरा सवाल देख लीजिए खत्म करने से पहले। सत्र में संग्राम को डिबेट का विषय बनाने से पहले सवाल था कि क्या कांग्रेस की कृषि कानूनों पर चर्चा किए बिना वोटिंग की मांग सही है? हां के लिए यस और ना के लिए नो टाइप करना था। अपना जवाब देखिए। 85% लोगों ने कहा कि कृषि कानूनों पर चर्चा किए बिना वोटिंग की मांग सही है, और 15% कहते हैं कि नहीं। तो ये बीजेपी के लिए एक करारा जवाब हो सकता है। हालांकि संवैधानिक प्रक्रिया में इसे क्या कहेंगे उसे आप खुद तय करें। सत्र में संग्राम पर डिबेट में यही रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।